नमस्कार दोस्तों किसी पैरामिलिट्री भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा। फोर्स के पैरामिलिट्री का कोई भाई था, उसने मुझसे सवाल ये पूछा कि आर्मी में कृषि योग्य भूमि दी जाती है, आवंटित की जाती है रिटायरमेंट के बाद, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी कृषि योग्य भूमि उसके जीवन काल में, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले दी जाती है? तो उसी पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनानी उचित समझी ताकि ये पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई हो सके। दोस्तों आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री यानी सैनिक बल और अर्धसैनिक बल, इनमें डिफरेंस क्या है और क्यों सैनिकों को या फिर मिलिट्री को भूमि आवंटित होती है और इनको पैरामिलिट्री को होती है कि नहीं होती है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आइए शुरुआत करें। दोस्तों मिलिट्री का मीनिंग यही है कि एक सैनिक, और पैरामिलिट्री का मीनिंग है अर्धसैनिक। अब अर्ध मीन्स आधा, आप जानते हैं, बट इन दोनों के बीच में एक क्वालिटी है। देखिए दुनिया में मेरा मानना है कि कभी भी किन्हीं भी चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। पैरामिलिट्री की अपनी खूबी है और मिलिट्री की अपनी खूबियां हैं, और वो दोनों चीजें एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकती हैं। द रीजन इज, मैं आपको रीजन बताता हूं। मिलिट्री का काम तब एक्ट में आता है जब कोई बाहर से आक्रमणकारी हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आर्मी तुरंत एक्ट में आती है। उनकी ट्रेनिंग ही उस प्रकार से होती है कि वो तुरंत बाहर से आने वाले इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारियों को जवाब दे सकें, बल्कि उनको खदेड़ भी सकें। उसी से हमारे देश की सुरक्षा होती है। अब नंबर 2 पॉइंट ये आता है कि क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सेंटर की आर्म फोर्सेस है, सेंटर की आर्म फोर्स यानी एक सिविल कह सकते हो आप, अर्धसैनिक बल है। तो अर्धसैनिक बल का मीनिंग यही है कि इनका काम क्या होता है। अर्धसैनिक बल का काम यह है कि चुनावों में आप देखते हैं कई बार कहीं गड़बड़ी होती है या फिर जहां सिक्योरिटी की बात आती है वहां इनको डिप्लॉय किया जाता है। आप जानते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जहां पर खतरा रहता है, उन एयरपोर्ट्स पे इनका डिप्लॉयमेंट होता है। कभी कहीं पर अराजकता फैलती है, यानी कहीं पर दंगा हो गया, फसाद हो गया, राइट्स हो गए, वहां पर भी इनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है पैरामिलिट्री का। और पैरामिलिट्री के अंदर कुछ इस प्रकार से भी ट्रेन जवान हैं, उनकी यूनिट्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। वो यूनिट्स क्या करते हैं कि अंदर से यानी भारत के अंदर कोई भी आक्रमण होता है, किसी भी प्रकार का इंटरनल प्रॉब्लम, तो उसको तुरंत डील कर लेते हैं अंदर। तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो आर्मी है हमारी या मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो बाहर से आने वाले आक्रमण को खदेड़ते हैं या फिर उनको डिफेंड करते हैं, और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट करती है। अब इसीलिए क्योंकि जब बाहर से आक्रमण होता है तो कोई भी शासक या राजा या कह लीजिए कोई देश जब किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उसका मोटिव होता है कि वो इसको दूसरे राज्य को जीते, देश को जीते। जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का। तो जब कोई आक्रमण इस एंगल से करेगा कि मुझे जीतना ही है और मुझे ये देश चाहिए, तो उस कंडीशन में कैजुअलिटी जो होती है बहुत हाई क्वांटिटी में होती है, यानी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिकों का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, उनके अंग खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कैजुअलिटी मीनिंग ज्यादा हो। तो उस कंडीशन में इसीलिए आर्मी के लिए कुछ सहूलियत दी गई है एज कंपेयर टू पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कुछ चीजें नहीं दी गई और आर्मी को चीजें नहीं दी गई। पैरामिलिट्री के कोड में ऐसी कोई चीज है नहीं कि उनको कृषि योग्य भूमि या कोई अन्य चीज आवंटित की जाए, तो आवंटित नहीं की जाती उनको, क्लियर आंसर है। मिलिट्री फोर्सेस को एक भूमि आवंटित की जाती है, कृषि योग्य भूमि, और वो रिटायरमेंट के बाद की जाती है। अब उसको वेस्ट लैंड भी कह सकते हैं आप, कि अगर किसी गांव में, किसी शहर में कहीं पर कोई कृषि योग्य भूमि वेस्ट पड़ी हुई है जिस पर गवर्नमेंट का आधिपत्य है, तो वो जो रिटायर है सैनिक, उस सैनिक को वो प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन उसका एक विस्तृत प्रोसीजर है। अगर एक्ट को देखें तो एक्ट कहता है कि 350 रुपए जिसकी पेंशन है वो बंदा एलिजिबल नहीं है, मैं कह रहा हूं। अब एक बात समझिएगा कि 350 रुपए आज के समय में क्या है, कुछ भी नहीं। तो अब तो पेंशन भी बहुत बढ़ गई है मिलिट्री फोर्सेस की, क्योंकि वो एक्ट पुराना है इसलिए वो चल रहा है। अब कहीं पर एप्लीकेशन जब आती है तो क्योंकि वो अमेंड नहीं हुआ 350 रुपए, इसलिए कई लोगों को आज तक वो मिल नहीं पाती है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि कई राज्य जो हैं इसको कर भी रहे हैं सॉर्ट आउट, और इसको
अमेंड भी कर रहे हैं ताकि जो कृषि योग्य भूमि है वो मिलिट्री फोर्सेस को मिल सके। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को कृषि योग्य भूमि नहीं दी जाती, उसके पीछे यही रीजन है कि इनमें कैजुअलिटी कम होती है एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी या फिर आर्मी फोर्सेस कहें, हम आर्म फोर्सेस कहें। तो कैजुअलिटी क्योंकि कम होती है या फिर ये एक सिविल तरीके से अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, जैसे कि पुलिस होती है, उसी प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस है। हालांकि उनसे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है उसको स्टेट हैंडल करेगा, उसमें सेंटर का कोई दखल नहीं होता है। स्टेट, राज्य के पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसीलिए राज्य की अपनी पुलिस होती है और पुलिस के जरिए ही वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, यानी पुलिस किसी भी इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में सेंट्रल फोर्स बुलानी पड़ती है। सेंट्रल फोर्स बनाने का मकसद ही यही है कि जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाए तो सेंटर करेगी क्या? सेंटर चुपचाप तो देख नहीं सकते, तो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो आर्मी बुलाए। लेकिन आर्मी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई गई, जैसे बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, राइट, एसपीजी हो गई, बहुत सारी जो फोर्सेस हैं इनको बनाया गया। तो जब ये फोर्सेस बनाई गई, इनका काम ही यही है कि वो इंटरनल सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल करते हैं। अब क्योंकि ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, इसलिए सेंट्रल इसको कंट्रोल कर सकता है, इसलिए स्टेट मशीनरी को फिर वो, यानी स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है उसको लाइन पे, ट्रैक पे ला सकता है। तो क्योंकि अब इसके अंदर कैजुअलिटी इतनी नहीं होती, इनकी ट्रेनिंग भी आर्मी लेवल पे होती है। आप जानते हैं असम राइफल्स कहने को पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग बहुत हाई है और कई सिचुएशंस में उनको जो सहूलियत दी जाती है वो पैरामिलिट्री फोर्स की तर्ज पर नहीं दी जाती, बल्कि आर्मी की तर्ज पर दी जाती है असम राइफल्स। तो उनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उनका काम करने का नजरिया भी डिफरेंट है, तरीका भी डिफरेंट है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है। वो थोड़ा उस रीजन में उनका डिप्लॉयमेंट होता है जहां पर आक्रमण होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था वो भी क्लैरिफाई हुआ। ये दोनों चीजें जब क्लैरिफाई हो गई दोस्तों, तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा। केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जितनी भी हमारी हैं, कैफ फोर्सेस, इन फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है। ये नहीं है कि उनके लिए कोई स्कीम्स नहीं, जैसे ई आवास योजना मैंने बताया था, ई आवास योजना होम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, तो उसके ऊपर भी मैंने विस्तृत एक वीडियो बनाई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, कई चीजों में इनको सहूलियत भी दी जाती है। आप लोग जब रिटायर होते हैं तो फिर आप लोगों को कई चीजों में सहूलियत दी जाती है, उस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, भूमि आवंटित नहीं होती है, ऐसा लॉ मुझे तो कोई मिला नहीं। अगर आपके पास है ऐसा कुछ जानकारी, अगर आपको है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उस पर रिसर्च करके फिर से वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे ही मालूम है, तो अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो आप जरूर शेयर। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आपकी, या फिर आप चाहते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ पे वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे सेंड और शेयर कीजिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाकर रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि सटीक जानकारी आपको मिल सके। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अनिल श्रीवास्तव एडवोकेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।